हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 7 पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और अगर कोवैलेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमको बनाने आ गया तो हम लोग 8 डिफरेंट बातें निकाल सकते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड निकाल सकते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, ये बातें निकाल सकते हैं। इसके बाद तो आप देखो ज्योमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे, और इस बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो ये देखिए, मैं हेडिंग लिख रहा हूं। ये जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इस इंपॉर्टेंट थ्योरी का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ये कहलाती है, और इसको हम लोग कहेंगे VSEPR थ्योरी के नाम से बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के नाम से बोलेंगे। ये देखिए, ये थ्योरी हो गया। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताने वाला हूं कि ये क्या थ्योरी है, किस चीज से रिलेटेड है। तो आइए इस थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि इस थ्योरी का नाम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है। VSEPR शॉर्ट में कहते हैं। V का मतलब वैलेंस, S का मतलब शेल, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, P का मतलब पेयर, R का मतलब रिपल्सन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस थ्योरी को किसने दिया था। तो इस थ्योरी को सबसे पहले गिवन बाय 2 साइंटिस्ट थे। एक का नाम था सिज्विक नाम था, और दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम पॉवेल था। ये नीट और जे एग्जाम में इन साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है। इन्होंने 1940 में इस थ्योरी को सबसे पहले दिया था, और बाद में 17 सालों के बाद, 17 ईयर्स के बाद इस थ्योरी में एक पॉइंट और 2 साइंटिस्ट लोगों ने ऐड किया था। और बाद में जिन साइंटिस्ट लोगों ने एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया था, वो पॉइंट भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उन साइंटिस्ट का नाम है नाइहॉल्म एंड जिलेस्पी। इन्होंने 1957 में यह पॉइंट ऐड किया था। कह सकते हैं कि इस थ्योरी को फर्दर डेवलप करने का काम किया था, इंप्रूव करने का काम किया था। यह थ्योरी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? यह थ्योरी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताता है। तो इस थ्योरी का पर्पज क्या है कि यह ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल है, किसी मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री को बताता है। इसके लिए जैसे किसी मॉलिक्यूल का शेप लीनियर शेप होता है, किसी का ट्राइगोनल प्लेनर होगा, किसी का टेट्राहेड्रल होगा, किसी का ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये सब जो डिफरेंट शेप आ रहे हैं, ज्योमेट्री आ रहे हैं मॉलिक्यूल का, तो वो मॉलिक्यूल पर्टिकुलर ज्योमेट्री को क्यों ऑब्टेन करता है, कैसे गेन कर लेता है, इसके रिगार्डिंग ये थ्योरी है। अब अगर आप यहां पे देखो तो इसमें एक वर्ड लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन पेयर। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर वर्ड लगा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसको कहते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के लिए आप देखो तो यहां पर जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और साथ ही साथ उस पर अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो उनको मिला के कहते हैं। तो ये देखिए, यहां पर जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को मैं शॉर्ट में BP का इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं,
और साथ ही साथ जो भी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को मैं शॉर्ट में एलपी इलेक्ट्रॉन्स के नाम से ऐसे बोल रहा हूं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में आप देखोगे तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स तो जरूर होगा, क्योंकि अगर कोई मॉलिक्यूल बना है तो वो सेम एटम या डिफरेंट एटम के साथ जुड़ेगा तो कोई ना कोई बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन तो जरूर होंगे, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उस पर आप देखोगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं यहां पे कहूं कि ये तो जरूर होगा और ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तो होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब जो था दोनों के मिलाने से है। अगर ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब ये देखिए, ये थ्योरी क्या बोलता है, इस थ्योरी का स्टेटमेंट समझिएगा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये थ्योरी कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होते हैं, उस सेंट्रल एटम पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे, यानी कि बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर की बात कर रहा हूं, तो इनमें इस तरीके का जो रिपल्सन होता है कि वो एक दूसरे से उस डिस्टेंस पे चले जाते हैं जिसकी वजह से इनके बीच का रिपल्सन मिनिमम हो जाता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, और उस पर्टिकुलर एंगल पर मॉलिक्यूल एक डेफिनेट ज्योमेट्री को एक्वायर कर लेता है। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा, ये देखिएगा ये क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी में क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन पेयर शॉर्ट में ईपी में बोल रहा हूं, यानी कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात कर रहा हूं। ये देखिए, यानी कि मैं कह सकता हूं कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सेंट्रल एटम पे द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम पर जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन और लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दे शोज रिपल्सन विद ईच अदर, ये एक दूसरे से रिपल्सन शो करते हैं। एज ए रिजल्ट द एटम्स attached with central atom move apart, उससे थोड़ा दूर चला जाता है, at a particular angle, एक पर्टिकुलर एंगल पे चला जाएगा। एज द रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होगा कि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो जाएगा और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट रिपल्सन बिटवीन देम बिकम्स मिनिमम एंड मॉलिक्यूल गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, और उसी कंडीशन में मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री को एक्वायर करता है। एंड एज द रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, मॉलिक्यूल एक्वायर अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री, ये पर्टिकुलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री को एक्वायर कर लेता है। देखिए फिर से मैंने क्या बोला कि द इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की बात कर रहा हूं। लोन पे इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, किस में प्रेजेंट होगा, सेंट्रल एटम पर।
दे शोज रिपल्सन विद ईच अदर एज ए रिजल्ट द एटम अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम, कौन से? द एटम्स अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम मूव्स अपार्ट एट ए पर्टिकुलर एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल पे चले जाते हैं। एज द रिजल्ट रिपल्सन बिटवीन देम बिकम्स मिनिमम, जो रिपल्सन होता है बेटा इनके बीच में जो है मिनिमम हो जाता है। मॉलिक्यूल गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। एज द रिजल्ट मॉलिक्यूल्स एक्वायर ए पर्टिकुलर ज्योमेट्री, और मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री को एक्वायर करता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, ये इस थ्योरी का प्रिंसिपल है। अब इस थ्योरी के कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं एक एक करके बताने जा रहा हूं। यह भी देखिएगा कि इस थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई है, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इस थ्योरी की। ये सब बातें हम लोग को समझनी है, ध्यान देनी है। जैसे इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के, और इन चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों को समझना होगा, जानना होगा कि ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे अगर इस थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, ये देखिए इस थ्योरी के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो इस थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे मैं पहला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, ये थ्योरी क्या कहता है कि अगर कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। अब वो दोनों एटम सेम एलिमेंट के भी एटम हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट के भी एटम हो सकते हैं। अगर सेम एलिमेंट के एटम हैं तो उनको होमोन्यूक्लियर कहेंगे, और अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम है तो उसको हेटेरोन्यूक्लियर कहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में उसका शेप हमेशा लीनियर या कोलिनियर या डायगोनल कह सकते हैं। तो ये देखिए, कोई भी अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब 2 एटम से मिलकर बना है। अगर सेम एटम से मिलकर बना है तो उसको हम लोग होमोन्यूक्लियर कहते हैं, और अगर डिफरेंट से मिलकर बना है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम से, तो इसको हेटेरोन्यूक्लियर कहते हैं। तो कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, चाहे होमोन्यूक्लियर हो चाहे हेटेरोन्यूक्लियर हो, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो ज्योमेट्री होती है, इसकी ज्योमेट्री हमेशा कैसी होती है बेटा, इसको हम लोग लीनियर कह सकते हैं, या कोलिनियर कह सकते हैं, या डायगोनल कह सकते हैं बेटा। ये डायगोनल शेप हो सकता है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ डायटोमिक मॉलिक्यूल का, तो मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जांपल, जैसे ये H2 का मॉलिक्यूल है, ये होमोन्यूक्लियर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अगर इस H2 मॉलिक्यूल का शेप देखते हैं तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी हाइड्रोजन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी हाइड्रोजन का शेप हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इसी हाइड्रोजन का शेप हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं बेटा। यानी कि कहने का मतलब है कि ये दोनों लीनियर हो गया, ये कैसा हुआ, डायगोनल शेप हो गया। तो लीनियर, कोलिनियर, डायगोनल कुछ भी कह सकते हैं। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं HF मॉलिक्यूल का, ये हेटेरोन्यूक्लियर है क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, तो हेटेरोन्यूक्लियर हुआ। अगर हम लोग इसके शेप की बात करते हैं तो ये देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में इस तरीके से लीनियर होगा। इसी की बात करते हैं बेटा, तो ये देखिए हाइड्रोजन फ्लोरीन ऐसे दिखा सकते हैं, या इसी को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, फ्लोरीन हाइड्रोजन ऐसे भी दिखा सकता हूँ, या इसी को मैं यहाँ पे ये देखिए ये ऐसे दिखा सकता हूँ बेटा जी, या इसी को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, देखिए ये इस तरीके से ऐसे भी दिखा सकता हूँ। तो ये जो शेप है, ये शेप क्या कहलाएगा, लीनियर शेप कहलाएगा, ये डायगोनल शेप कहलाएगा। तो कोई भी अगर मॉलिक्यूल है, वो चाहे सेम एलिमेंट के एटम से बना हो, होमोन्यूक्लियर हो, या डिफरेंट एलिमेंट के एटम से बना हो, हेटेरोन्यूक्लियर हो, तो उसका शेप हमेशा लीनियर होगा, बस 2 एटम होना चाहिए। जैसे होमोन्यूक्लियर का एग्जांपल H2, O2, N2, Cl2, Br2। जैसे हेटेरोन्यूक्लियर का एग्जांपल HF, HCl, HBr, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, ये सारे हो गए बेटा। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन 2 से अधिक एटम के कॉम्बिनेशन से है, अब वो एटम्स सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट के भी एटम्स हो सकते हैं।
तो ऐसे मॉलिक्यूल को पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, ये कोई भी मॉलिक्यूल है मेड अप ऑफ by combination of atoms of more than two, दो से अधिक, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, more than 2 atoms of सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स, तो उनको क्या कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल को पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल इस नाम से जाना जाता है। पॉली एटॉमिक का मतलब, पॉली का मतलब बहुत ढेर सारे, और एटॉमिक का मतलब जो था एटम से मिलकर बने हुए। जब दो से अधिक एटम होते हैं तो उसको पॉली एटॉमिक कहते हैं। जैसे ओजोन O3 पॉली एटॉमिक, सल्फर S8 पॉली एटॉमिक, CO2 पॉली एटॉमिक, वाटर पॉली एटॉमिक, सल्फ्यूरिक एसिड पॉली एटॉमिक, BF3 पॉली एटॉमिक, कार्बोनेट आयन पॉली एटॉमिक, PCl5 पॉली एटॉमिक, NH3 पॉली एटॉमिक, ये सारे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। जैसे अगर मैं पॉली एटॉमिक का एग्जांपल देना चाहूँ, O3 है 3 ऑक्सीजन एटम से, P4 है 4 फास्फोरस एटम से, S8 है 8 सल्फर एटम से, CO2 है टोटल नंबर ऑफ एटम 2, 1, 3 है, 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन के पॉली एटॉमिक, H2O हो गया 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन पॉली एटॉमिक हो गया, BF3 हो गया 3 फ्लोरीन के 1 बोरॉन के 4 हो गया, अमोनिया हो गया NH3 3 हाइड्रोजन के 1 नाइट्रोजन के। ये सारे जो तब पॉली एटॉमिक हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा कि पॉली एटॉमिक किसको कहते हैं? जहाँ पे मोर देन 2 एटम्स होते हैं, चाहे वो सेम एलिमेंट के एटम हो चाहे डिफरेंट एलिमेंट के एटम हो, इसको याद रखिएगा। और फिर मैंने क्या बताया कि जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उसका शेप हमेशा लीनियर या कोलिनियर या डायगोनल होगा। यह भी मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है, क्या बोलता है, क्या इंफॉर्मेशंस देता है इसके बारे में, ये बात हम लोग समझते हैं। अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी 2 तरीके के होते हैं, ये देखिए जो थर्ड इंफॉर्मेशंस है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी का, कि अगर हम लोग बात करते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो पॉली एटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो कैटेगरी होता है जिसको कहेंगे हम लोग सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहेंगे, और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के 2 कैटेगरी हैं। एक पहली कैटेगरी हो गया जिसको हम लोग कहेंगे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। ये देखिए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तो कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है अगर वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल किसको कहते हैं? सिमेट्रिकल के लिए भी 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि सेंट्रल एटम पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होनी चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन उस एलिमेंट से जुड़े हुए, उस सेंट्रल एटम से जुड़े हुए सभी एटम सेम एलिमेंट के होने चाहिए। जैसे पहली बात, सेंट्रल एटम मस्ट नॉट हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए सेंट्रल एटम पर। देखिए क्या मैंने बोला कि जो सेंट्रल एटम है उस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि सेंट्रल एटम से जुड़े हुए सभी एटम सेम एलिमेंट के होने चाहिए। ऑल द एटम्स अटैच्ड विद
सेंट्रल एटम मस्ट बी ऑफ सेम एलिमेंट के ही होने चाहिए, इस बात को ध्यान देंगे। जैसे अगर हम लोग सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के एग्जांपल की बात करते हैं तो ये देखिए CH4 हो गया, कार्बन पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है और इससे जुड़े हुए चारों एटम हाइड्रोजन के हैं। जैसे BF3 है, बोरॉन पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इससे जुड़े हुए तीनों फ्लोरीन के एटम्स हैं। जैसे कि CO2 हो गया, कार्बन पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इससे जुड़े हुए दोनों ऑक्सीजन के एटम्स हैं। जैसे देखिए PCl5 है, फास्फोरस पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इससे जुड़े हुए पांचों क्लोरीन के ही एटम्स हैं। SF6 है, सल्फर पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इससे जुड़े हुए 6 फ्लोरीन के एटम्स हैं। कार्बोनेट आयन है, कार्बन पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है और इससे जुड़े हुए तीनों ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं। तो ये सब जितने भी होते हैं ये सारे के सारे जो तक क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे उन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है, इनकी जो ज्योमेट्री होती है, ये ज्योमेट्री कहलाती है रेगुलर ज्योमेट्री कहलाती है। तो इन मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होगी, ये ज्योमेट्री कैसी होगी, ये बात आप ध्यान देखिएगा कि ये रेगुलर ज्योमेट्री होगी। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है कि इनकी ज्योमेट्री को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे प्रोडक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इज ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी predicted on the basis of हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको बोला कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल रेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा और रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब इसके हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग इसकी ज्योमेट्री को किसके बेस पर प्रोडक्ट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर प्रोडक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये बातें आपको समझ में आ गई। तो पहला मैंने बताया कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, ये बातें मैंने आपको बता दी। अब आइए मैं दूसरी कैटेगरी आपको बताने जा रहा हूं जिसको कहेंगे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। इसका दूसरा टाइप है, आइए इसको देखते हैं क्या है ये। अगर मैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहां पे एक बात और मैं आपको नोट में यहां पे बताना चाहता हूं। नोट में क्या बातें बताना चाहता हूं, ये x है, x क्या है, इट इज द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो यहां पे sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक s का एक p का हो गया तो 2 हो गया। और ऐसी कंडीशन में इसका जो शेप होता है ये लीनियर, या इसी को कहते हैं कोलिनियर कहते हैं, या इसी को कहते हैं डायगोनल कहते हैं, ये हो गया। अगर x की वैल्यू 3 है तो यहां पर sp2 टाइप का होगा, एक s के और 2 p के ऑर्बिटल्स होंगे। तो इसका शेप कैसा होगा बेटा, इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल, प्लेनर शेप हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 4 है तो यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 टाइप का होगा, एक s के और 3 p के होंगे। तो इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल, प्लेनर शेप हो जाएगा। ये हमेशा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल शो करेगा और ये रेगुलर ज्योमेट्री कहलाती है, याद रखिएगा। अगर x नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 हैं तो यहां पे sp3d हो गया, यानी कि एक s के 3 p के 3 एक 4 और एक d का 5 हो गया। तो इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप होगा ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल शेप हो जाएगा, ये कहलाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। अगर x की वैल्यू 6 हो गई तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये sp3d2 टाइप का होगा, एक s के 3 p के 3 एक 4 हो गया और 2 d के। तो इसके शेप को हम लोग कहेंगे ऑक्टाहेड्रल शेप कहेंगे, ये ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा। अगर x की वैल्यू 7 हो गई तो यहां पे आप देखो ये sp3d3 हो गया,
एक यस के 3 पी के, 3 1 4 हो गया और 3 7 हो गया। तो यहां पे जो भी ज्योमेट्री होगी उसको कहेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल कहेंगे। ये देखिए ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। ये नोट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। और ये जितने भी ज्योमेट्री आप देख रहे हो ये रेगुलर ज्योमेट्री होगा, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडेंट ज्योमेट्री होगा। तो जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे उनकी ज्योमेट्री हम लोग सीधे सीधे हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि इनमें से मैं कोई एग्जांपल लेता हूं और इन एग्जांपल को बताता हूं, तो आप ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल लिया CH4 मॉलिक्यूल का लिया, या जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया BF3 मॉलिक्यूल का लिया। यहां पे अगर हम लोग देखें इसका, तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, और तीनों इलेक्ट्रॉन जो था 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो बोरॉन पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर इस बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन पे देखिए ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ऐसे। अब यहां पे देखें तो अगर इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर तो कोई है नहीं। सिग्मा बॉन्ड देखिए ये 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और यहाँ पर आप देखोगे कि 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि अगर टोटल किया जाए तो ये कितना होगा? 3 हो जाएगा। अगर ये 3 हो गया तो 3 किसके लिए है? sp2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के लिए है। यानी कि यहाँ पर जो तक कौन सा इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया तो शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये देखिए इसका शेप कैसा होगा बेटा? ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो मैंने शेप बनाया है ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप ही है। ये देखिए ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। इसी तरीके से मैं दूसरा एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं। ये सेकंड एग्जांपल आप लोग देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे CO2 मॉलिक्यूल का बताना है एग्जांपल, जैसे CO2 मॉलिक्यूल का बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का बताना है। अगर इसमें मैं कोवेलेंट बॉन्ड दिखाता हूं तो ये कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन हो गया, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड। अगर यहाँ पे देखें तो कार्बन पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, कार्बन से जुड़े हुए दोनों एटम सेम हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालता हूं तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे नहीं है, तो 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि 2 हो गया। 2 का मतलब क्या हो गया? sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये देखिए sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो इसका जो शेप होगा ये शेप कैसा होगा? लीनियर या कोलिनियर हम लोग कह सकते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं डायगोनल। तो ये देखिए ऐसे होगा। तो आपने देखा कि कितने इजी तरीके से हम लोगों ने सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का शेप निकाला जो हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडेंट था। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का एक दूसरा कैटेगरी है, इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज द अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? इसके जो कंडीशंस हैं कि अगर सेंट्रल एटम पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा हुआ कोई भी एक एटम, जैसे सेंट्रल एटम से 4 एटम जुड़े हैं, तो अगर कोई भी एक एटम जो है डिफर कर गया, दूसरे एलिमेंट का हो गया, तो वो अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। तो इसकी जो कंडीशंस हैं कि सेंट्रल एटम में है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा हुआ कोई भी एक एटम, कम से कम एक एटम डिफर करेगा। देखिए एन एटम में डिफर अटैच्ड विद सेंट्रल एटम। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स आप देखो
ये अमोनिया है, नाइट्रोजन पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के साथ 3 एटम हाइड्रोजन के जुड़े हैं, तीनों सेम है, लेकिन नाइट्रोजन पे लोन पे इलेक्ट्रॉन हो गया तो अनसिमेट्रिकल। जैसे ये वाटर है तो ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, दोनों सेम हाइड्रोजन एटम हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये क्या हो गया, ये अनसिमेट्रिकल। जैसे ClF3 है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड है, तो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड है तो क्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन के एटम जुड़े हैं, लेकिन क्लोरीन पर आप देखो 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। कैसे? क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया तो 4 बचे हैं ना बेटा। जैसे अगर मान लो कि हम बात करते हैं SF4 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 4 फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, तो इस सल्फर पे एक लोन पेयर बच गया कि नहीं, तो ये अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। जैसे देखिए बेटा ये CHCl3 है, यहां पे कार्बन पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन कार्बन के साथ 3 क्लोरीन के एटम और 1 हाइड्रोजन के एटम, चारों एटम सेम नहीं है, डिफर किया कि नहीं, एक हाइड्रोजन एटम आ गया कि नहीं आया, तो ये क्या कहलाएगा, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि CH2Cl2 है, तो यहां पे आप क्या देखोगे कि कार्बन पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम और 2 क्लोरीन के एटम, यानी कि चारों जो है सेम एलिमेंट के एटम नहीं है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन हो गया ना, तो इस वजह से क्या कहलाएगा बेटा, अनसिमेट्रिकल। ऐसे जो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो जितने भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे जो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ये रेगुलर ज्योमेट्री शो नहीं करते हैं, ये इरेगुलर ज्योमेट्री कह सकते हैं, या इसी को कह सकते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। तो ये किस तरीके की ज्योमेट्री को शो करेंगे, इरेगुलर ज्योमेट्री शो करेंगे, इरेगुलर ज्योमेट्री। या इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, साइंटिफिक वर्ड केमिस्ट्री का है, इसको हम लोग कहेंगे कि डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री शो करेंगे। ये वर्ड हम लोग यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, डिस्टॉर्टेड। अब डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री शो करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडेंट नहीं होती है, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये देखिए जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है वो हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडेंट नहीं है, तो देखिएगा द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी predicted on the basis of hybridization। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर तो प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं, तो कैसे प्रोडक्ट करेंगे ये तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया कि जितने भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री शो करते हैं, और ऐसी कंडीशन में जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है ये कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन इंडिपेंडेंट होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड नहीं करता। अब जैसे मैं इसके कुछ एग्जांपल आपको बताना चाहूं तो कैसे जो कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज पे द अटेंशन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया NH3 मॉलिक्यूल का लिया, ये अमोनिया मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया। अगर इस अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसमें अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड दिखाऊं तो नाइट्रोजन के साथ देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और इस नाइट्रोजन पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक लोन पे इलेक्ट्रॉन हो गया तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो गया। अब अगर यहां पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल देखते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और प्लस एक लोन पेयर हो गया बेटा, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन। तो आप तो देखोगे टोटल तो 3 + 1 कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो 4 का मतलब ये कैसा हो गया, sp3 टाइप का हो गया। अगर ये sp3 टाइप का हो गया तो मैंने आपको बोला कि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो इसका शेप टेट्राहेड्रल प्लेनर नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडेंट नहीं होगा। तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए सेंट्रल एटम A हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड है
तो 3 बॉन्ड पेयर AB3 ये हो गया, एक लोन पेयर है तो ये AB3L हो गया। अब आपने देखा कि इसका जनरल फॉर्मूला AB3L आया। A सेंट्रल एटम के लिए, नाइट्रोजन के लिए, B3 जो था 3 बॉन्ड के लिए, और L जो था क्या बेटा, एक लोन पेयर के लिए। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला AB3L आएगा तो आप इसका जो ज्योमेट्री है आपको याद रखना पड़ेगा कि इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी। ये ट्राइगोनल पिरामिडल, और ट्राइगोनल पिरामिडल किस तरीके से बनेगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस तरीके से बना। ये देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, इस शेप को हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल शेप कहते हैं। ये देखिए, ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हुआ, ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो गया। तो आपने देखा कि इसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन डिपेंड नहीं करता, हाइब्रिडेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। sp3 है, अगर हाइब्रिडेशन पे डिपेंड करता तो टेट्राहेड्रल प्लेनर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये बात आप देखिएगा। इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। ये फर्स्ट एग्जांपल था। इसी तरीके का जो तो मैं आपको एक सेकेंड एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। ये एग्जांपल भी ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल सेकेंड, जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया कि H3O+ की क्या ज्योमेट्री होगी हाइड्रोनियम आयन की। अब आइए सबसे पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ज्योमेट्री नहीं, मैं बोल रहा हूं कि कोवैलेंट स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये ऑक्सीजन हो गया, इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन हो गया। कैसे? क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से एक यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड में, एक यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अब एक और हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे होगा? मॉलिक्यूल के उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होगी। एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक किसी हाइड्रोजन पे होगा। अब इस पे 0 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा हाइड्रोजन आयन को, ठीक है ना। अब ये देखिए, जब ये इस तरीके से जो दे रहा है, तो अगर हम लोग देखें यहां पर तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया। पहले तो हाइब्रिडेशन देखते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या हो गया। ये X इक्वल टू, यहां पे आप देखो टोटल बॉन्ड कितने हैं, तो टोटल बॉन्ड अगर सिग्मा बॉन्ड देखो, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो एक लोन पेयर है तो ये एक लोन पेयर हो गया, तो 3 1 4 हो गया। 4 का मतलब जो था sp3 टाइप का होगा। तो देखें कि क्या इसका शेप टेट्राहेड्रल शेप हो सकता है क्या। अब इसका हम लोग देखेंगे तो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम A हो गया, ये 3 बॉन्ड है बेटा, तो ये AB3 हो गया, एक लोन पेयर बचा है तो AB3L। अब ये देखिए AB3L और इसका भी AB3L आया, दोनों का सेम फॉर्मूला आया। तो जब इसका शेप ट्राइगोनल पिरामिडल था तो इसका भी शेप ट्राइगोनल पिरामिडल ही आएगा। अब आइए देखिए कैसे करते हैं। ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर A हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला ये H हो गया, और यहाँ पे आप देखो इस पर एक लोन पे इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दिया। अब ये देखो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पे भी लगा सकते हो या यहाँ पे भी लगा सकते हो, एक ही बात है, याद रखिएगा। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये देखिए, ये ऐसे ऐसे, ये इसी तरीके से बना कि नहीं। तो ये जो शेप है, इस शेप को हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल शेप कहेंगे। इट इज कॉल्ड एज द ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री कहलाता है, शेप कहलाता है। इस तरीके से ये बातें भी आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई होंगे। मैं एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं। इस एग्जांपल को भी हम लोग देखते हैं, सीखते हैं कि क्या सारे ऐसे हम लोग कर सकते हैं क्या। अब आइए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं एग्जांपल नंबर 3 लेता हूं। ये एग्जांपल नंबर 3 है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है H2O। सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्डिंग आप देख लीजिए। अगर हम लोग देखें इसका स्ट्रक्चर, तो ये ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब ये जब लोन पे इलेक्ट्रॉन है तो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यानी कि हाइब्रिडेशन इंडिपेंडेंट होगा।
अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया और प्लस 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ऐसी कंडीशन में ये 4 हो गया, तो 2 2 4 हो गया, तो 4 का मतलब कैसा हो गया, ये sp3 टाइप का हो गया। ये बातें ध्यान रखना। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका हम लोग जनरल फार्मूला निकालेंगे। चूंकि अनसिमेट्रिकल है तो इसका शेप जो है टेट्राहेड्रल होगा ही नहीं। अगर हम लोग जनरल फार्मूला निकालते हैं तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ये A हो गया, ये 2 बॉन्ड हो गया बेटा, तो ये Ab2 हो गया। 2 लोन पेयर है तो ये Ab2L2 हो गया, ये Ab2L2 हो गया। अब अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो ये देखिए ये ऑक्सीजन है। जब Ab2L2 फार्मूला होता है तो हमेशा शेप बेंड शेप, वी शेप या इन्वर्टेड वी शेप होगा। ये देखिए ये हाइड्रोजन ऐसे, ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। और इस ऑक्सीजन पे 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन ये हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 104.5 डिग्री का होता है। अब ये जो शेप है, इस शेप को हम लोग कहते हैं बेंड शेप, या इसी को वी शेप कहते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं इन्वर्टेड वी शेप, उल्टा वी शेप कह सकते हैं, इन्वर्टेड वी शेप कह सकते हैं। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल आपको दूं ताकि बातें क्लियर हो जाए, मन में सारी बातें बैठ जाए, किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन न रहे आपको और आप इजी वे में निकाल सको। अगर हम लोग एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं तो ये देखिए एमाइड आयन है, NH2- है। ये जो निगेटिव चार्ज है हाइड्रोजन पे नहीं है बेटा, उस एलिमेंट पे है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे हो गया। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो निगेटिव चार्ज की वजह से कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये नाइट्रोजन हो गया, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से एक हाइड्रोजन के साथ और इस नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पे बचा रह गया। अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालें तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। ये 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर हैं, तो ये देखिए 2 लोन पेयर, यानी कि 2 और 2 4 हो गए। 4 का मतलब sp3 टाइप का हो गया। तो ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो ये रेगुलर ज्योमेट्री तो शो नहीं करेगा, टेट्राहेड्रल शेप तो नहीं आने वाला है। तो अब इसका फार्मूला बनाते हैं। तो इसका अगर जनरल फार्मूला देखें तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं हम लोग, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया बेटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग जनरल फार्मूला लगाते हैं तो नाइट्रोजन का A मान लेते हैं सेंट्रल एटम। 2 यहाँ पे जो है कैसे जुड़े हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से, Ab2 हो गया और 2 लोन पेयर हो गया, तो ये Ab2L2 हो गया। अब जब Ab2L2 हो गया तो इसका आप देखोगे क्या हो जाएगा, इसका भी शेप वाटर की जैसे होगा, क्योंकि वाटर का भी कैसा आया था, Ab2L2, और ये भी देखिए Ab2L2 आएगा। तो यहाँ पे आप देखो ये हाइड्रोजन हो गया, ये बेटा जी हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन ये हो गया। नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज आप यहाँ पे लगा सकते हो। इस तरीके का जो शेप हुआ जो था, इस शेप को हम लोग क्या कहेंगे, बेंड शेप या वी शेप कह सकते हैं, या इन्वर्टेड वी शेप कह सकते हैं, वाटर जैसा ही होगा। तो अब आपको समझ में आ गया है कि भले डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, उसका जनरल फार्मूला सेम आ रहा है, Ab2L2 इसका भी है, Ab2L2 इसका भी है, तो शेप बिल्कुल सेम आएगा, ज्योमेट्री बिल्कुल सेम आएगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर मैं इसी का एक 4th इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, और ये 4th इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसको आप देखिएगा कि क्या मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। डी वाला मैंने बताया था कि वेस्पर थ्योरी में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो ये 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये हम लोग देखें। अगर हम लोग 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखते हैं तो ये देखिए डी वाला पॉइंट क्या है। इस डी वाले पॉइंट को नाइहॉल्म और जिलेस्पी ने बताया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ दिस थ्योरी, वेस्पर थ्योरी का बैकबोन है। इन्होंने क्या बोला कि जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स सबसे ज़्यादा होता है।
फिर देखो बेटा जी, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड उससे कम होता है। और सबसे कम मैग्नीट्यूड किसके बीच में होता है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे कम होता है। तो ये देखिए, जो ऐसे हम लोग दिखा रहे हैं, ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज है। इसको हम लोग कहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज, यानी कि रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम, और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम होता है। और इस बात को किसने बताया था? इस बात को बताया था टोल्ड बाय नाइहोल्म एंड जिलेस्पी 17 सालों के बाद 1957 में बताया था, जबकि 1940 में पहली बार जो था ये थ्योरी दिया था गया था, है ना? ये बातें आपको समझ में आ गई। सिजविक और पावेल ने दिया था, लेकिन 17 ईयर के बाद जो था ये पॉइंट ऐड किया गया, और इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है ना? ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर एक और जो था लास्ट पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि इस थ्योरी में बोला गया कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करता है, सेंट्रल एटम के। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है? यानी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को मिला के कहते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया है। तो क्या हो गया? ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है वो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हो गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो जरूर होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम पे डिपेंड करता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, कभी भूलिएगा मत ये बात। इस तरीके से जो है ये थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा, और उस टेबल में मैं आपको बताऊंगा कि अगर जैसे किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला Ab2 हुआ, मतलब सेंट्रल एटम एक है, दो बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं, तो उसका शेप क्या होगा। जैसे अगर जो मान लीजिए कि Ab2L हो गया, एक सेंट्रल एटम, दो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर हुआ, तो उसका शेप क्या होगा। तो अब मैं आपको इस तरीके का एक टेबल बनाने वाला हूं, और ये टेबल जो था आप देखिएगा और समझिएगा। अब मैं आपको विस्पर थ्योरी से रिलेटेड टेबल बताने जा रहा हूं, और इस चार्ट टेबल में आप देखेंगे कि किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे जो हम लोग निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को मिला के होता है। मैंने बताया कि बॉन्ड पेयर तो जरूर होगा, लोन पेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो इसका मतलब जो था बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं? 2 हैं। लोन पेयर कितना है? 0 है। तो इसका जनरल फार्मूला Ab2 आएगा, यानी कि सेंट्रल एटम A है और उसके साथ दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं। इसका एग्जांपल देखें तो CO2 हो गया, बेरियम फ्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड। जैसे CO2 मॉलिक्यूल का शेप देखते हैं तो CO2 मॉलिक्यूल का कैसा शेप होगा? लीनियर शेप या कोलिनियर या डायगोनल कहेंगे। और ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हो कि ये कैसा मॉलिक्यूल है? ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ये जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है ये सिमेट्रिकल है। क्यों सिमेट्रिकल हुआ? क्योंकि कार्बन पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है और इससे जुड़े हुए दोनों ऑक्सीजन एटम सेम एटम है, सेम एलिमेंट के एटम्स हैं। फिर ये देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 3 है तो ऐसी कंडीशन में बॉन्ड पेयर कितना है? यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो रही है। एक तो बॉन्ड पेयर 3 हो गया तो लोन पेयर 0, और दूसरी बात अगर बॉन्ड पेयर 2 है तो लोन पेयर 1 होगा। तो यहाँ पे लोन पेयर 0, तो इसका जनरल फार्मूला Ab3 होगा। अब अगर इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो BF3, AlCl3, SO3। अब यहाँ पे जब कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। अब जैसे BF3 मॉलिक्यूल का जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये जो शेप है इसको हम लोग कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। और ये किस तरीके का मॉलिक्यूल है? चूंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है,
इससे जुड़े हुए सभी एटम सेम है तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पे अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो एक पॉसिबिलिटी ये हो रही है कि बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है। अब ये लोन पेयर हो गया तो जाहिर सी बात है कि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया। तो इसका फॉर्मूला सेंट्रल एटम A, 2 बॉन्ड पेयर Ab2, एक लोन पेयर Ab2L हो गया। इसका एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, टिन डाइक्लोराइड ये हो गया। अब जैसे अगर मैं SO2 मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन कैसे जुड़ा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। सल्फर पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है तो ऐसी कंडीशन में ये कैसा मॉलिक्यूल होगा, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। अगर लोन पेयर हो गया तो ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हुआ। अब इसका शेप आप देखोगे तो कैसा होगा, बेंड शेप या वी शेप होगा। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो क्या पॉसिबिलिटी आ रही, 3 पॉसिबिलिटी। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, बॉन्ड पेयर 4 हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। तीसरी पॉसिबिलिटी 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। तो इस पे 3 तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। पहला वाला जैसे देखिए कि बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0, तो Ab4 हो गया। यानी कि ये मॉलिक्यूल जो तक किस तरीके का हो गया, ये सिमेट्रिकल है। यहाँ पर ये रेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा, यानी कि इसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडेंट होगी। इसका एग्जांपल मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, अमोनियम आयन इस तरीके से होंगे। अगर अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये H+ को देगा, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे लगाया है। तो ये जो शेप है कैसा है, टेट्राहेड्रल, और ये कैसा मॉलिक्यूल होगा, सिमेट्रिकल होगा। फिर इसके बाकी के 2 केस भी हम लोग देखेंगे। आइए इसके बाकी के दोनों केस हम लोग देखते हैं। इसके बाकी के दोनों केस हम लोग देखते हैं। बाकी के दोनों केस यहां पर आप देखोगे तो ये मैंने आपको बताया कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो इसमें एक केस मैंने आपको बता दिया था। 2 केस और पॉसिबल है कि बॉन्ड पेयर अगर 3 है, लोन पेयर 1 है तो Ab3L हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि लोन पेयर है। इसका एग्जांपल NH3, NF3, NCl3, PS3, H3O+। अगर अमोनिया का शेप या इनमें से किसी का भी शेप बनाते हैं तो ये शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इसलिए अनसिमेट्रिकल। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 4 है तो 2 बॉन्ड पेयर हो गया तो 2 लोन पेयर। तो इसका फॉर्मूला कैसा होगा, Ab2L2 होगा। ये मॉलिक्यूल किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। यानी कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडेंट नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका एग्जांपल वाटर, एमाइड आयन, हाइड्रोजन सल्फाइड ये हुआ। अगर इसके शेप की बात करते हैं तो इसका शेप देखिए, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो ये शेप बेंड शेप या वी शेप या इन्वर्टेड वी शेप कहलाएगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। फिर मैं आपको अगली कैटेगरी बताने जा रहा हूँ। अगला कैटेगरी कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 5 हो गए तो क्या होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 5 हो गए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को मिला के 5 है। यहाँ पे लोन पेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे पहला केस है कि बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 0 है। तो ऐसी कंडीशन में ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तो इसका शेप हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडेंट होगा। इसका जनरल फार्मूला देखेंगे तो Ab5 होगा। देखिए लोन पेयर नहीं है। इसका एग्जांपल PCl5, PF5, SbCl5, AsF5, यानी कि 15 ग्रुप के एलिमेंट हैलोजन के साथ बनाते हैं। और अगर इसके शेप की बात करते हैं तो PCl5 या PF5 किसी का भी शेप देखेंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होगा। इस तरीके की ज्योमेट्री आएगी। अब यहाँ पे अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 1 हो गया तो इसका फॉर्मूला Ab4L हो गया। लोन पेयर आ गया तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, ये अनसिमेट्रिकल हो गया। यानी कि इसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन इंडिपेंडेंट हो गया, हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो SF4 मॉलिक्यूल है। और अगर इसका शेप देखें तो ये शेप कैसा कहलाता है, सल्फर के साथ 2 फ्लोरीन जुड़ा है, 2 फ्लोरीन ऐसे एक्सियल पोजीशन पर, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ये शेप जो कहलाता है सी शॉ शेप। जैसे
पार्क में झूले पर दो बच्चे होते हैं ना, शीशा झूला होता है, उसी तरीके का शेप ये दिखाई दे रहा है। अब अगर आप देखो कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 2 है, तो इसका फॉर्मूला Ab3L2 होगा। तो ये मॉलिक्यूल भी क्या कहलाएगा, इस मॉलिक्यूल को अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के नाम से जानेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल ClF3 हो गया, BrF3 हो गया। इसका शेप जो तो कैसा होगा बेटा, बोलो टी शेप हो जाएगा। अब ClF3 का मतलब क्लोरीन पे 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है और 3 फ्लोरीन है, तो ये जो शेप है ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा टी शेप। BrF3 मॉलिक्यूल का भी बिल्कुल सेम शेप आएगा। अगर आप यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन पेयर, अब यहाँ पे 5 है, तो देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हो गया, 3 लोन पेयर, 3 2 5 हो गया, तो Ab2L3 हो गया। ये मॉलिक्यूल भी कैसा होगा, दिस मॉलिक्यूल विल बी आल्सो अनसिमेट्रिकल, यानी कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। इसका एग्जांपल जैसे जिनॉन डाइफ्लोराइड, ट्राईआयोडाइड आयन, ट्राईक्लोराइड आयन, ट्राईब्रोमाइड आयन, ICl2 आयोडीन डाइक्लोराइड आयन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से शेप बनेगा। इस शेप को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस शेप को लीनियर भी कह सकते हैं, या इसी शेप को हम लोग कह सकते हैं डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस तरीके से कह सकते हैं। ये देखिए इसको डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन डिस्टॉर्टेड वर्ड लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लोन पे इलेक्ट्रॉन है। या लीनियर शेप भी हम लोग कह सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। फिर अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 6 है तो क्या क्या कंडीशन आती है। आइए अगला देखते हैं। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है टोटल सेंट्रल एटम पर। तो यहां पे 3 तरीके की पॉसिबिलिटी मैंने दिखाया है। जब बॉन्ड पेयर 6 है, लोन पेयर 0 है, तो फॉर्मूला Ab6 होगा। लोन पेयर 0 है तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल कहलाएगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब इसका ज्योमेट्री हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडेंट है। इसका एग्जांपल SF6 हुआ। और अगर इसके शेप की बात करते हैं तो देखिए इस तरीके से शेप बना हुआ है। इस शेप को हम लोग ऐसे, ये ऐसे, यह स्क्वायर प्लेनर हो गया। एक दूसरा शेप आप देखिए, ये हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से टोटल कितने आर्म हो गए, 8 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको ऑक्टाहेड्रल, हेड्रल का मतलब आर्म होता है, भुजाएं होती हैं, तो 8 है ना, तो ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा। फिर दूसरा केस जैसे मान लीजिए कि बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हुआ। Ab5L फार्मूला हुआ। इस पे लोन पेयर है तो इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम लोग अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के नाम से जानेंगे। इसका एग्जांपल देखें तो ClF5, BrF5, IF5 होगा। अगर हम लोग देखें तो इसको कैसे बना सकते हैं जरा समझें। ये देखिए बेटा जी, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर शेप बन रहा है, स्क्वायरर हो गया। और एक फ्लोरीन इस तरीके से जुड़ा है, ये ऐसे, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप हुआ। ये देखिए लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, याद रखिएगा, लोन पेयर को हम लोग शेप में नहीं लेंगे। अब इसी तरीके से अगर बॉन्ड पेयर 4 हो गया और लोन पेयर 2 हो गया तो इसका फॉर्मूला Ab4L2 हो गया। लोन पेयर है तो ये मॉलिक्यूल जाहिर सी बात है कि अनसिमेट्रिकल हुआ। अनसिमेट्रिकल का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जांपल जिनॉन टेट्राफ्लोराइड हो गया। अब जिनॉन के साथ आप देखो ये 4 फ्लोरीन है, ये देखिए ऐसे ऐसे। तो ये जो शेप होगा ये स्क्वायर प्लेनर शेप कहलाएगा। मैंने आपको पहले बोला था कि लोन पेयर को हम लोग ज्योमेट्री में नहीं बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर प्लेनर शेप कहेंगे। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर प्लेनर। इस तरीके से इतने ही मॉलिक्यूल्स अपने सिलेबस में थे और इन सब का किस तरीके से शेप बनेगा, किस तरीके से ज्योमेट्री बनेगा, ये मैंने बताया। एक और ज्योमेट्री मैं बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। एक और मैं आपको बता रहा हूँ एक और बताने जा रहा हूँ। जैसे ये भी है हमारे सिलेबस में आ जाता है, कभी भूले भटके
कि अगर मान लीजिए कि किसी मॉलिक्यूल पर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और 7 इलेक्ट्रॉन पेयर में ये सारे बॉन्ड पेयर के 7 हो गए, लोन पेयर के 0 हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा, AB7 हो जाएगा। अब AB7 है तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अगर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे आयोडीन सेप्टाफ्लूराइड IF7 हो गया। अब IF7 का कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये आयोडीन है, ये देखिए ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, यहां पे देखिए ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और एक फ्लोरीन ऐसे, और एक फ्लोरीन इस तरीके से होता है, ये बातें। अब अगर हम लोग इसके ज्योमेट्री की बात करें तो इसका ज्योमेट्री आइए देखते हैं। ये ऐसे ऐसे, तो ये पेंटागोनल हो गया, और एक पिरामिड ये बना, और एक पिरामिड ये बना, तो इसको हम लोग कहेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल कहेंगे। इसको ठीक से कर देता हूं, ये देखिए ये ऐसे, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये आप देख रहे हो कि इसकी ज्योमेट्री क्या आ रही है, पेंटागोनल, 5 आर्म है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये इसकी ज्योमेट्री आई पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो इस तरीके से आज के वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको वेस्पर थ्योरी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया तो आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, और आप ऐसे ही पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।